सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अंबेडकर संदेश में। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16। यहाँ पर अध्याय नंबर 3 जो तुच्छ चालें हैं, तुच्छ चालों के अंतर्गत अंतिम भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। अंतिम भाग यानी कि निष्कर्ष का दिन होता है। सम्मानित साथियों, अब तक के जो अंबेडकर संदेश आपने खंड 16 के सुने हैं, यदि तीसरे अध्याय का ये अंतिम भाग आप सुनते हैं तो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हुए हम सभी लोग दिखाई देंगे। इसलिए हमारा विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है कि इस संदेश को, इस अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आज हम निष्कर्ष आपको बताने वाले हैं, जिसे मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं पूना पैक्ट का पलीता लगाने के लिए कांग्रेस ने बहुत सारे पैंतरे अपनाए, बहुत सारी पैंतरेबाजी की, लेकिन उसमें बाबा साहब कहते हैं कि दो पैंतरे उनके महत्वपूर्ण हैं, और वो दोनों पैंतरे क्या है आज के अंबेडकर संदेश में अब हम आपको बताते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के अंबेडकर संदेश को। लेकिन उससे पहले एक निवेदन हमारा आपसे कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के अंबेडकर संदेश को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पेज नंबर 106 से 107 तक आज हम बात करेंगे। कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, ये इस पुस्तक का नाम है। बाबा साहब कहते हैं कि अब क्या इसमें और भी कोई संदेह रह गया है कि श्री गांधी और कांग्रेस ये 60 गांठ बांधकर बैठे हुए थे कि मंत्रिमंडल में अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व के अधिकार को मान्यता न मिल जाए। जहां तक योग्यता का प्रश्न है, यदि श्री गांधी समस्त अल्पसंख्यकों पर कुछ शर्तें लागू कर देते तब भी उनकी कोई तुक होती। क्या श्री गांधी मुसलमानों की मांग पर यही कहने का साहस कर सकते थे? केवल अस्पृश्यों के लिए ही रास्ते बंद करने का क्या अर्थ था? किसी ने भी इस प्रकार का दावा नहीं किया है कि अयोग्य अस्पृश्य मंत्री बना दिए जाएं। इससे केवल श्री गांधी के मन में पड़ी गांठ ही परिलक्षित होती है। कांग्रेस ने पूना पैक्ट को पलीता लगाने के लिए जितने पैंतरे अपनाए उनमें से दो मुख्य रूप से हैं। नंबर 1, पहला तो कांग्रेस की उस नीति से संबंधित है जो कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनने के बारे में अपनाई थी। दुर्भाग्यवश इस प्रश्न का उसकी महत्ता के अनुसार गहन अध्ययन नहीं किया गया। मैंने इस प्रश्न का विवेचन किया है और मैं उसके नतीजे प्रमाण सहित अलग से प्रकाशित करने की आशा करता हूँ। उन बोर्डों में अभ्यर्थियों के चुनाव के लिए जो सिद्धांत अपनाए गए थे, मैं उनका उल्लेख कर रहा हूँ। बोर्डों में कांग्रेस सांप्रदायिकता की मुख्य भूमिका निभा रही थी। जिस निर्वाचन क्षेत्र में 2 अभ्यर्थियों का चुनाव होना था, वहां योग्यता ताक पर रख दी गई। क्या कांग्रेस ने सुयोग्य को चुना? उन्होंने उस जात के प्रत्याशी को चुना जिसका वहां बाहुल्य था। धन दौलत भी उनका एक सूत्र था। एक गरीब और योग्य प्रत्याशी की अपेक्षा अधिक धनी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाती थी। ये सभी सिद्धांत न्यायोचित नहीं थे, परंतु उनका ध्येय था कि उम्मीदवार सरलता से सीट निकाल ले। परंतु कुछ अन्य ऐसे भी सिद्धांत थे जिससे कांग्रेस की गहरी चाल स्पष्ट हो जाती है। विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यताएं निर्धारित की गई थीं। सवर्ण हिंदुओं जैसे ब्राह्मणों और उससे मिलती जुलती उच्च जातियों के काफी सुयोग्य प्रत्याशियों को ही चुना जाता था। वे गैर ब्राह्मण, जिनकी इस मामले में अच्छी योग्यता वालों की अपेक्षा कम योग्यता वालों को वरीयता दी जाती थी। अस्पृश्यों के मामले में अर्ध शिक्षित या अंगूठा टेक लिए जाते थे। मैं ये नहीं कहता बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा सभी मामलों में सही है, परंतु सामान्य रुझान यही था कि कांग्रेस द्वारा जिन प्रत्याशियों का चुनाव होता था उनमें से ब्राह्मणों तथा सवर्ण हिंदुओं के उम्मीदवार सुयोग्य होते थे, जबकि अछूतों में से अशिक्षितों को चुन लिया जाता था। इस प्रकार की साजिश का उद्देश्य केवल यही था कि ब्राह्मणों और उनकी सहयोगी जातियों का ही प्रभुत्व मंत्रिमंडल में रहे और उन्हें गैर ब्राह्मणों तथा अस्पृश्यों का पूरा समर्थन मिलता रहे, और आज्ञाकारी अस्पृश्य तथा गैर ब्राह्मण कभी भी उस मंत्रिमंडल में उनके विरोधी बनने का स्वप्न न देख सकें, बल्कि वे इसी से संतुष्ट रहें कि वे विधानमंडलों के सदस्य हैं। बाबा साहब चाहते थे कि अस्पृश्य मंत्री बने, मंत्रिमंडल में शामिल हो। ये बात बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब सिंपली आप विधायक बनकर रहे, सदस्य बनकर रहे किसी पार्टी का,
ऐसा नहीं चाहते थे। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब आगे लिखते हैं कि और वे सदस्य बनकर आ गए हैं। श्री गांधी मामले के इस पहलू को उस समय नहीं देख सके जब उन्होंने कहा था कि उसी अस्पृश्य को मंत्री बनाया जाए जो सुयोग्य हो, अन्यथा वह समझते कि यदि कांग्रेसियों में योग्यता प्राप्त अस्पृश्य नहीं है तो इसका कारण यह था कि कांग्रेस संसदीय बोर्ड अछूतों में से सुयोग्य अभ्यर्थियों को चुनता ही नहीं। यदि चुनाव की वर्तमान व्यवस्था कायम रहती है तो कांग्रेस भारतीयों को विधानमंडल का सदस्य होने से सदैव रोक सकती है, जो मंत्रिमंडल में पहुंचने की पहली सीढ़ी है। ये बात दुखद बात है कि कांग्रेसियों द्वारा अस्पृश्य प्रत्याशियों का इस प्रकार चुनाव करने की योजना बनाना कि उन अस्पृश्यों को मंत्री पद से वंचित किया जाए, ये बहाना बनाकर वे योग्यता प्राप्त नहीं है, उन पर बहुत बड़ा आघात करना है, जो रहस्यमय ढंग से और भीतर ही भीतर षड्यंत्र का अंग है। कांग्रेस का दूसरा दोष ये था कि अस्पृश्य कांग्रेसियों को कड़े दलीय अनुशासन का डंडा दिखाया जाता था। वे कांग्रेस कार्य समिति के नियंत्रण में रहते थे। वे ऐसा विधान नहीं ला सकते थे जिसे कांग्रेस पसंद न करती हो। वे बिना इजाजत कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते थे। वे विधानमंडल में ये विधेयक नहीं ला सकते थे जिस पर उन्हें एतराज हो। वे अपनी पसंद से मतदान नहीं कर सकते थे और उचित बात भी नहीं बोल सकते थे। वे वहां पर खींच कर लाए जाने वाले बेजवान जानवरों के समान थे। अस्पृश्यों के लिए विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य अपने वर्ग की कठिनाइयों को उजागर करना और अत्याचारों पर काबू पाना था, जिसे कांग्रेस ने सफलतापूर्वक प्रभावी ढंग से रोक दिया। इस लंबी दुख भरी कहानी का अंत करने के लिए कांग्रेस ने पुनः पैक्ट रूपी फल से प्राप्त रस को चूस लिया और छिलका अस्पृश्यों के मुंह पर दे मारा। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मानित साथियों, अयोग्य अभ्यर्थी और मंत्री बनाने का मूल कारण क्या है? ये बात बाबा साहब कहते हैं। बेजुबान अभ्यर्थियों और प्रतिनिधि का अर्थ क्या है? यहाँ पर बेजुबान अभ्यर्थियों का मतलब क्या है? ये यहाँ पर प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।